चलिए जी, कौन सा सेक्शन पढ़ लिया था हम लोगों ने? 13 चल रहा था ना। और हमने बात की थी चेंज इन नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। और हमने कहा था सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट इफ द ओनली चेंज इन द नेम इज एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट, तो उसके लिए फिर आपको क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसके बाद में हमने कहा था कि कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल नहीं देगी। कब नहीं देगी? जब आप फाइनेंशियल डिफॉल्टर हैं, यानी कि आपने डिपॉजिट रीपेमेंट में, डिबेंचर रीपेमेंट में, उसके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करा है, या जब आपने फाइलिंग डिफॉल्ट करा है, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करे, अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल करे। ये सब हमने कल पढ़ लिया था, राइट? चलिए, अब इसके आगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। इसके साइड का भी आपने नोट कर लिया था। अब इसको नीचे लेके चलते हैं। नीचे इसके जो कल लिखा था उसी के नीचे, ये नया चार्ट नहीं है, बस साइड का मैंने हटा दिया है। स्पेशल रेजोल्यूशन लिख लिया था आपने कल, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कल लिख लिया था। अब ये जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आप लेकर के आए, इसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। आरओसी के पास एक कॉपी फाइल करो कि हाँ हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है। आरओसी के पास एक कॉपी फाइल करो कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको परमिशन मिल गई है। उस परमिशन की कॉपी फाइल करो। पढ़ के आए ना बेटा आज आप लोग, ओरल टेस्ट की तैयारी करके? कितने बच्चे पढ़ के आए हैं? अरे वाह, काफी हैं। बस तो अब जो नहीं पढ़ के आए उनसे पूछूंगा मैं। तो आरओसी को ये गया, सुनो ये एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन दे दिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की कॉपी दे दी आरओसी को। फिर आरओसी क्या करेगा आपको कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेकर के आ गए। आरओसी आपको क्या देगा? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आरओसी आपको क्या देगा? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। और एक बार आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे, तब जाकर के ही चेंज इन नेम विल बिकम इफेक्टिव। तब जाकर के ही चेंज इन नेम will become इफेक्टिव। यानी कोई भी चेंज आप करते हो ना, वो चेंज तब से लगता है जब आरओसी सर्टिफाई कर दे। सर मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, क्या मैं नया नाम यूज करना शुरू कर दूं बाजार में? नहीं नहीं, रेजोल्यूशन पास करा, गवर्नमेंट की परमिशन लाए, वो सब ठीक है। जब आरओसी इस चेंज को सर्टिफाई करेगा उसके बाद ही आप नया नाम यूज कर पाएंगे। ओके?
नहीं, आरओसी ये सर्टिफाई तब करता है जब आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दें। गवर्नमेंट से तो खाली आप ये परमिशन लाए कि सर ये हम पुराना नाम हटा रहे हैं, हटा लें क्या नया रख लें, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। गवर्नमेंट तो एक बात को लेकर परमिशन दे दी, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, फाइलिंग फीस आपने दी है कि नहीं, तो नया नाम रखा है उसकी अप्रूवल आपने ले ली है कि नहीं, वो सब बातें कौन चेक करेगा? आरओसी। तो अगर उसमें कोई गड़बड़ निकल आई तो आरओसी इस चेंज को सर्टिफाई करने से मना कर देगा। ओके। सर इफ द न्यू नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो बेटा ये जो नया नाम आप रखेंगे उसके लिए भी प्रोसेस वही रहेगी ना जो पहली बार नाम रखने की प्रोसेस होती है। क्या आप कुछ नाम पसंद करके और एक नेम अप्रूवल फॉर्म आरओसी के पास फाइल करेंगे, अगर वो उसमें से कोई नेम आपको अलॉट करता है तो अगले 20 दिन के लिए वो नाम रिजर्व कर लेगा। इन 20 दिनों में आप नाम चेंज की एप्लीकेशन आरओसी को लगा दीजिए, तो नया नाम परमानेंटली आपका हो जाएगा। तो नया नाम भी रखेंगे तो भी नेम रिजर्वेशन प्रोसेस तो वही वाली रहेगी जो कि पहली बार नाम रखने पे होती है। चलो ये तो हो गया आपका चेंज इन नेम क्लॉज। चेंज इन प्लेस क्लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये देखो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। विद इन ए सिटी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, आरओसी को 30 दिन में इसका नोटिस देना पड़ेगा। एक सिटी से दूसरी सिटी अगर आप जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी को 30 दिन में नोटिस देंगे। एक स्टेट में एक आरओसी से दूसरे आरओसी जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी और रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन में परमिशन देनी पड़ेगी। कंपनी 60 दिन में उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करेगी, आरओसी वहां से 30 दिन में इस चेंज को सर्टिफाई कर देगा। जो आरओसी का सर्टिफिकेट होगा दैट विल बी कंक्लूसिव एविडेंस, फिर उसमें आप मीन मेक नहीं निकाल सकते। फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तो हमने कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी टाइम लिमिट दी है? 60 दिन। फिर कंपनी इसकी कॉपी आरओसी को फाइल करे कितने दिनों में? 30 दिन। और फिर आपको क्या मिल जाएगा? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? पर ये जो स्टार लगे ना, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए स्टार, तारे नजर आए दिन में? अरे स्लाइड पर। हाँ सर इफ द न्यू नेम इज रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? अमित आज आप नए आए हैं क्या क्लास में? बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है, आरओसी कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है, एनसीएलटी कौन होता है, एनसीएलटी कौन होता है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन जज साहब है, कौन कलेक्टर साहब है। पुरानी रिकॉर्डिंग देखिए बेटा, मिल जाएगा। सर ये रहा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, ये देखो ऑफिस दिखा कहीं पे? मैप पे ऑफिस दिख रहा है कहीं? अरे वो घर का साइन बनाए ना, ये रहा ऑफिस। इसको हम इंदौर से लेकर के आ गए कहाँ? बेंगलुरु, बैंगलोर लाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। रीजनल डायरेक्टर की परमिशन की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन? नहीं सुनाई दिया। चैट बॉक्स। सीजी की आरडी, सीजी। तो ये रही कंपनी, ये रही सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी पूछेगी जाएं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी जाने नहीं। एग्जैक्टली exactly. सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि पहले जिन लोगों को पैसा चुकाना बाकी है उनसे तो पता कर लें। ऐसा तो नहीं कि कर्जा बहुत हो गया तो इंदौर से बैंगलोर भाग जा रहे हो ताकि लोग आसानी से पकड़ ना पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी कि मिस्टर क्रेडिटर, मिस्टर डिबेंचर होल्डर, मिस्टर अनसिक्योर्ड मनी लेंडर, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या?
कंपनी अगर जाती है तो, और अगर ये दे दें इनकी कंसेंट कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ कंपनी शिफ्ट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो कंपनी क्या बोलेगी, अच्छा जाओ। लेकिन अगर ये बोले जाएं क्या, और ये पूछे तुमको कोई प्रॉब्लम है, और ये बोले यस, यस योर ऑनर, यस माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट, मुझे आपत्ति है, कंपनी चले जाएगी तो मेरा पैसा फिर मिलने से रहा, छोटा सा अमाउंट है, 5,000 रुपए लेने बैंगलोर जाऊंगा तो उतना तो मेरा खर्चा आ जाएगा, तो मैं क्या करूं फिर कंपनी के पास एक चॉइस है। अगर क्रेडिटर्स, मनी लेंडर्स ये लोग ऑब्जेक्शन ले लें, तो कंपनी क्या करेगी, इनसे कंसेंट लेने की कोशिश करेगी। कंपनी बोलेगी प्लीज जाने दो। क्या? अगर क्रेडिटर कहे ओके कंसेंट ले आओ, ऑब्जेक्शन आ जाए तो या तो क्या करो, कंसेंट ले आओ, या फिर अगर कंसेंट नहीं दे तो आप भड़क जाओ कि बहुत तेज चल रहा है, तेरे को पैसे चाहिए ना, ले पैसे तेरे मुंह पे मार दे, मुंह पे मार दो पैसे। सर, पर मुंह पे मारने के लिए पैसे होने चाहिए ना, है तो मार दो, नहीं है तो छोड़ो। फिर पैसे चुका दोगे तो फिर ये ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा, या तो कंसेंट ले लो या पैसे चुका दो, या फिर आप इनको सिक्योरिटी दे दो कि यार ये जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है ना, ये तेरे फेवर में मॉर्गेज कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं, डोंट वरी तेरा पैसा सिक्योर्ड रहेगा। इसको क्या दे दो आप, सिक्योरिटी दे दो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जितनी अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी वो दे दो, तब फिर ये भी आपको परमिशन दे देगा। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अब आप जा सकते हैं। लिखने की बात यह है, बिफोर गिविंग अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट ईदर द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड or the loan has been discharged or adequate security has been given either to the creditors or to debenture holders or to other concerned persons.
हाँ जी, नोटेड, छाप दिया। सर लिमिटेड टाइम पीरियड के पहले डिवेंचर डिस्चार्ज हो सकते हैं क्या? एडिक्वेट सिक्योरिटी वाला पॉइंट प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एडिक्वेट सिक्योरिटी वाला पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा, उसमें बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपने किसी से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है और आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं और उसको डर लगता है कि आप उसके पैसे कल को नहीं चुकाएंगे और उसका लोन सिक्योर्ड नहीं है, सपोज अनसिक्योर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी उसके फेवर में मॉर्गेज कर देंगे, प्लेज कर देंगे। शायद जानते होंगे आप मॉर्गेज प्लेज के बारे में कुछ। तो उससे क्या होगा, कल को अगर आप डिफॉल्टर हुए तो वो असेट बेच के अपना पैसा वसूल कर पाएगा। इसको कहते हैं सिक्योरिटी देना। ओके, तो अगर वो बंदा सिक्योर हो गया तो वो सेफ फील करेगा, तो फिर वो शायद ऑब्जेक्शन नहीं लेगा और फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर पाएंगे। वेरी सिंपल। सर लिमिटेड टाइम पीरियड के पहले डिबेंचर डिस्चार्ज हो सकते हैं क्या? बेटा वो यहां से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, डोंट आस्क रैंडम क्वेश्चंस। ओके, अब आया चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। प्लेस क्लॉज तो हो गया कंप्लीट। प्लेस क्लॉज में जो 3 स्टार लगे थे उनको हमने यहां पे देख लिया कि सरकार अप्रूवल देने से पहले क्या इंश्योर करना चाहेगी। नेम क्लॉज हमने पढ़ा, प्लेस क्लॉज हमने पढ़ा, अब क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज। अगर किसी कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया था, ये देखिए, और इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया था, प्रोस्पेक्टस सुना है ना आप लोगों ने नाम? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स का पब्लिक इशू लाती है तो उसको क्या देना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इशू आया, पब्लिक से पैसा मिल गया, थोड़ा पैसा, ये देखो, थोड़ा पैसा यूज भी हो गया और थोड़ा पैसा अभी भी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। कुछ पैसा यूज हो गया और कुछ पैसा अभी भी यूज नहीं हुआ है, और इस बीच कंपनी अपना ऑब्जेक्ट बदलना चाहती है। कहने का मतलब ये कि देखो यार, आप लोगों से पैसे लाएं, उसको बिजनेस में लगा दें, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करें, फिर नए पैसे लाएं, नए बिजनेस में लगाएं, दैट्स ओके। लेकिन आप कुछ और बोल के पैसे लाएं और कुछ और पर्पस के लिए उसको यूज कर लें। अरे मान लो जब आप स्कूल में थे तो आपने अपने सारे क्लासमेट्स के बीच में अनाउंसमेंट करा कि 100-100 रुपए सब कंट्रीब्यूट करो और इससे हम टीचर्स डे पर टीचर के लिए गिफ्ट लाएंगे। तो बोला ठीक है, क्लास में 50 बच्चे थे, 100-100 रुपए करके 5,000 रुपया इकट्ठा हो गया। आपने भी एक बढ़िया सी 2,000 रुपए की रिस्ट वॉच खरीदी और टीचर को गिफ्ट कर दी और 3,000 बच गए। इससे आपने करा पार्टी, पौड़ी। ये हम हैं, ये हमारी टीचर की गिफ्ट है, ये बचे हुए पैसे हैं जो हम खा गए हैं और इससे हमारी पौड़ी हो रही है। तो सर अब हम वो पैसे खा गए तो यार तुम लोगों को ये बोल के थोड़ी लाए थे कि मैं पार्टी करूंगा, तुम पैसे दो। 40 रुपए टीचर के लिए, 60 रुपए मेरे लिए, 40-60, 40-60, 40-60, 40-60 दे दो भैया। तो लोग 60 तो नहीं देते, पक्का 40 ही देते फिर तुमको। बोला टीचर की गिफ्ट और खा गए खुद। इज दिस डन? ये अच्छी बात है क्या ऐसा करना? नहीं। गणेश चतुर्थी का चंदा इकट्ठा करा, दुर्गा माता जी का चंदा इकट्ठा करा, दशहरे का चंदा इकट्ठा करा, लगाया कम, बाकी खा पी गए। बोले क्या? ये बोले मेरा रेमुनरेशन। तो यार बोलो कुछ, करो कुछ, ये नहीं चलता है। ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो लोगों ने तो सोचा था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, पर पता पड़ा पहले आपने बोला कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे, फिर जब पैसे आ गए फिर आप क्या बोल रहे हो? बोले नहीं, हम बर्तन मांजने का कूचा बनाएंगे, क्रबर, अच्छी लैंग्वेज में बोले तो। नहीं नहीं, मतलब मैंने ही नहीं बोला कि ये खराब प्रोडक्ट है भाई, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उसमें क्या जाता है, बट हम तो यही बनाएंगे। अरे साहब, हमने कुछ सोच के पैसा दिया, आप कुछ कर रहे हो। सोचो ये सब बंद करके मैं इधर फिजिक्स पढ़ाना चालू कर,
या मैं यहाँ से हटी जाऊँ, एक फिजिकल टीचर को यहाँ लाके खड़ा कर दें और पढ़ा, फीस तो आगे हमारी इच्छा है वो पढ़ाएंगे हम। तो ये क्या बात होती है, गलत बात है ये तो। यही तो यहाँ भी यही गलत बात हो रही है। हाँ, आपकी बैच कंप्लीट होके चला जाए, फिर हम बोला वी विल टीच, वी वोंट टीच सीए एनी मोर, नाउ वी विल स्टार्ट टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, दैट्स फाइन। पर जिनका पैसा लगा है उनके पैसे का यूज आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। यूजुअली ये न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए जिसका सर्कुलेशन पूरे हिंदुस्तान में होता हो। और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, किसी लोकल न्यूज़पेपर में जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। सर हमारी कंपनी तो केरला में सिचुएटेड है, तो फिर मलयालम में आपको, मलयालम वाले न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा जो उस स्टेट में सर्कुलेट होता हो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वहां पर भी ये ऑब्जेक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। सर मान लो नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, और अगर है तो फिर करेंगे। और फिर क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सोचो एक बच्चे का ऑब्जेक्ट है सीए करना, फिर वो अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर ले कि सीए नहीं हो पा रहा है, मैं तो बीए करूंगा। और सीए इंस्टीट्यूट बोले कि जो सीए छोड़ेगा मतलब वो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, उसको एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि मैं 3 बार फेल हो गया, ये मेरे मार्क्स हैं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं सीए छोड़ूंगा। उसके बिना छोड़ने नहीं देंगे। भारी बदनामी हो जाएगी सर, ये तो चुपचाप नहीं छोड़ के जा सकता मैं। छोड़ने वाले अक्सर ही चुपचाप ही छोड़ के चले जाते, और सीए इंस्टीट्यूट बोला नहीं, डंका पीटो पूरे जमाने में, और तुम्हारी वेबसाइट पे भी डालो, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे पोस्ट करो, नहीं हो पा रहा है अब मेरे से। सर ये तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, इससे तो फिर कर ही लेता हूं मैं, तो फिर कर लो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, 75% मेजोरिटी के फेवर में वोट आ गए। अब इसमें मजे की बात क्या है बेटा, पूरे कंपनीज, अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन हुए 2019, नहीं 19 में ही हुए थे ना, मई 19 में। अब मैंने मोदी जी को वोट डाल दिया। अब ऐसा ही हुआ था यार, लोगों ने अपने अपने सांसद को तो वोट डाला नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पे ही वोट डाले लोगों ने। तो प्रधानमंत्री के नाम पे मैंने मोदी जी को वोट डाल दिया, वो चुने भी गए। अच्छा आपने वोट डाला ही नहीं था, कितने लोगों ने वोट डाला था? अच्छा कम तब हो गए थे 18 ईयर्स के, एक सिर्फ दो, बाकी आपने किसी ने वोट डाला नहीं। सर हमने वोट डाला नहीं है, मोदी जी चुने गए, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, तो जो नए टैक्स उन्होंने लगा दिए वो मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए, मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने तो वोट डाला ही नहीं था। या सपोज आपने अगेंस्ट में वोट डाला था, आपने तृणमूल कांग्रेस को वोट डाल दिया था, एक कैंडिडेट यहां भी आके खड़ा हो गया था बंगाल से, सपोज। सर हमने एक निर्दलीय को वोट डाला था, तो हमने मोदी जी को वोट करना नहीं था, वो चुने गए, तो उनके बनाए नियम तो हमारे ऊपर अप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे कि नहीं होंगे? इधर चैट बॉक्स में होंगे कि नहीं होंगे? HONGE की NAHIHONGE होंगे, यही ना, कंपनीज एक्ट में भी यही होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, अच्छा क्या बताता हूँ, 90% वोट फेवर में डाले, 10% अगेंस्ट में, बताओ स्पेशल पास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बचे हुए 10% लोग हैं, इनको भी ये डिसीजन मानना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट मेजोरिटी से चलता है, फिर जो डिसीजन मेजोरिटी लेगी सबको वो डिसीजन मानना पड़ेगा, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये सेक्शन एक एक्सेप्शन है। इस सेक्शन में बोलते हैं कि जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला, यानी जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं,
कि नहीं नहीं ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे यार, अच्छी खासी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बर्तन मांजने के कूचे बना रहे हो यार तुम यार, इज्जत वाला बिजनेस ही नहीं है, तो हम नहीं करेंगे इसमें काम। तो जो डिसेंटिंग है उनके पैसे प्रमोटर लौटाएंगे, कंपनी नहीं, कंपनी कर लौटाएगी तो बायबैक हो जाएगा, कंपनी लौटाएगी तो क्या हो जाएगा, बायबैक। उनके शेयर प्रमोटर्स खरीद लेंगे, प्रमोटर्स विल बाय शेयर्स फ्रॉम, ये देखो 3 यस थे और ये एक नो था, ये डिसेंटिंग था। प्रमोटर इसको पैसे देगा और प्रमोटर इसकी जगह पर शेयर होल्डर बन जाए। ये सेक्शन एक एक्सेप्शन है, बाकी पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसा किधर भी नहीं होता। तू नहीं मान रहा है, तू मान चाहे मत मान, रेजोल्यूशन पास हो गया, अब तेरे ऊपर भी ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। लेकिन यहां डिसेंटिंग लोगों को एग्जिट रूट मिलेगा। ठीक है, यू डोंट अग्री, ये आपके पैसे लीजिए, ये शेयर मुझे दे दीजिए। प्रमोटर, कंपनी नहीं, कंपनी करेगी तो बायबैक हो जाएगा। ओके okay? और अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर शेयर वापस नहीं ले तो, अरे क्वेश्चन ही गलत तेरे बेटा, नहीं दे तो, नहीं ले तो थोड़ी होगा। 2 मिनट मैं देख लिया आपको। प्रमोटर ने बोला कि तू यू डिसएग्री, उसने बोला यस आई डिसएग्री, ओके देन आई विल गिव यू मनी एंड यू गिव मी दी शेयर्स। भाई अब तुम अग्री नहीं कर पा रहे तो ठीक है, तुम्हारा पैसा वापस रखो, अब तुम जो भी फेयर वैल्यू आएगी शेयर की, उस फेयर वैल्यू पे प्रमोटर उससे शेयर खरीद लेगा। सर अगर वो नी दे तो, नी दे तो पागल है वो, फिर डिसेंटिंग होने के बावजूद वो कंपनी के अंदर ही रह जाएगा, फिर वो जो नी चाहता है वो कंपनी में होगा और वो कंपनी में रहेगा, नी दे तो उसकी प्रॉब्लम है। तो प्रमोटर शेयर नी ले तो, ये क्वेश्चन पूछते तो ज्यादा अच्छा लगता, ऐसे कैसे नी ले, को लेना पड़ेंगे, अदरवाइज ये पूरा प्रपोजल फ्लॉप हो जाएगा और कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज ही नहीं कर पाएगी। रुको ना बेटा थोड़ा सा, 2 मिनट, हाँ एक बार लिख लो फिर मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। लिखना क्या है, डू यू वांट टू चेंज ऑब्जेक्ट्स, यस। हैव यू, डू यू हैव अनयूटिलाइज्ड पब्लिक मनी, यानी पब्लिक से पैसे ला चुके हो क्या ऑलरेडी। सर हमने कंपनी अभी अभी बनाई है, पब्लिक से पैसे ही नहीं लाए और हम ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी से कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, उसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट तुमने पूरी भीड़ भर ली और उसके बाद ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते होगा, यस। अरे देखो यहाँ देखो, स्लाइड पे देखो, हाँ देखो बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। पता है ये क्या लिखा है, ये लिखा है जॉनी जॉनी, यस पापा ईटिंग शुगर, यहाँ पे क्या आई है लेकिन, यस पापा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, वेबसाइट पे छाप दो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अरे ऐसा एरो हमको भी निकालना है क्या, नहीं तुम इसी के नीचे बनाते जाना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं साइड में ले आया। प्रमोटर्स डिसेंटिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीदेंगे, आरओसी को इस बात का नोटिस दिया जाएगा और आरओसी फिर इस चेंज को सर्टिफाई करेगा कि हाँ आपकी कंपनी ने ये चेंज कर लिया है, और एक बार आरओसी चेंज सर्टिफाई कर दे तभी जाकर के ये चेंज इफेक्टिव होगा। छापो, उसके बाद सवाल पूछना। हाँ हाँ, सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10 लिखा है बेटा वो लास्ट में। 8 और 9 प्रोजेक्टर पे आ गया, 10 पंखे पे आ गया।
छाप दिया? चलो अब एक एक करके आप, हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो गया सॉल्व? पहले फेवर में वोट नहीं डाला तो बाद में वोट चेंज कर सकता है क्या? बाद में वोट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि उसके बिना भी स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो ही गया है। जब उसने देखा कि सब मेजोरिटी फेवर में, मीटिंग खत्म हो गई, सब घर जाने लग गए, डायरेक्टर कार में बैठ ही रहा था, वो दौड़ा आया, सर मेरी भी कंसेंट है। अच्छा है, ओके, जरूरत नहीं थी उसकी पर तुमने दे दी है तो अच्छा है। तुम्हारे शेयर हमको खरीदने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू अग्री। बोलो। सर एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जिसमें कोई ऐसा प्रमोटर ही नहीं है, तो बेटा कंपनीज एक्ट में ऐसे प्रमोटर्स की डेफिनेशन भी दी है कि जो लोग कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक आज की तारीख में होल्ड कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स इन दैट केस। हाँ, सारे प्रमोटर्स इक्वली लेंगे। सर हम क्या दूसरी बार भी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप बार बार कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम गैप की जरूरत नहीं है। समझो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, उसमें दो ही लोग हैं, उसमें भी एक तो क्या है कि कुछ कहता ही नहीं है, डमी है वो तो। एक ही बंदा कंपनी चला रहा है, वो घड़ी घड़ी अपना ऑब्जेक्ट बदलता है। अभी पिछले साल उसने मुहूर्त पे बुलाया था, किराने की दुकान थी, चली नहीं, तो उसने टेलरिंग शॉप खोल ली, नहीं चली उसने लॉन्ड्री खोल ली। सर ये कितनी बार बिजनेस बदलता है यार? बदले, उसकी चॉइस है, कर सकता है जितनी बार चाहे। सर कंसेंट देने के लिए लेटर देना पड़ेगा क्या? बेटा कंसेंट देने के लिए लेटर देने की जरूरत नहीं है, जो डिसेंटिंग है कंपनी बस उनके शेयर खरीद लेगी, किसी से कोई लेटर के लेन देन की जरूरत नहीं है। सर वो कहाँ लिखा है कि प्रमोटर टू बाय शेयर्स फ्रॉम? वो सेक्शन में ही लिखा है बेटा, सेक्शन 13 में। और फिर एक सेक्शन 27 पढ़ेंगे बाद में, उसमें फिर लिखा है। सर ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेंज करना पड़ेगा, तो बेटा हम वही तो पढ़ रहे हैं, टाइटल पढ़ो ना क्या लिखा है, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो नोटिस टू आरओसी के साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस भी लगती होगी ना? हाँ बेटा अंजू, ये मैं अनुज, क्या लिखा है पढ़ा नहीं मैंने, ANUJ, अनुज। हाँ अनुज ये सही है ना? मैं तो मैंने ही कहा है शायद कि आरओसी में कोई भी डॉक्यूमेंट फ्री में फाइल नहीं होता है, हर की फाइलिंग फीस लगती है। सर डिसेंटेंट कौन है एक बार बता? अच्छा डिसेंटिंग कौन है? अरे कंपनी ने वोट डाला है, दोज हु आर इन फेवर दे रेज योर हैंड कि हम नया बिजनेस करेंगे, पुराना छोड़ देंगे। तो जो अगेंस्ट में वोट डालता है वो डिसेंटिंग कहलाता है, जो फेवर में वोट डालता है वो कंसेंटिंग है। सबने लिख लिया? लाओ मुझे दे दो, आके देना पड़ेगा। हाँ थैंक यू बेटा। सब लूटने के लिए ही बैठे हैं, ये क्या था? सब लूटने के लिए बैठे हैं, इसका क्या मतलब? कुछ भी, इसमें लूटने की बात कहां से आ गई? पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, कौन कर रहा है? नितेश। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेंगे क्या? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेंगे, पड़ोस वाले शर्मा जी से भी लेंगे, ऊपर के फ्लोर पे जैन साहब रहते हैं उनसे भी लेंगे, कॉलोनी में अग्रवाल साहब है उनकी परमिशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बल्कि अमेरिका के सारे सिटीजन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे बेटा जब यहाँ लिखा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, तो ये सवाल ही नहीं आता है कि लगेगी। जो लॉ में लिखा है वो फॉलो करो बस, दैट्स इट। अपने मन से कहानी किससे क्यों मना रहे हो? अनविक फिर पूछ रहा है सर डिसेंटिंग का मतलब क्या होता है? जो कंसेंट देता है उसको कंसेंटिंग कहते हैं, जो कंसेंट नहीं देता है उसे डिसेंटिंग कहते हैं। जो फेवर में वोट डालता है उसको कंसेंटिंग कह सकते हो, जो अगेंस्ट में वोट डालेगा उसको डिसेंटिंग कह सकते हो। सर नेटवर्क चला गया था, आय हाय, मजे ले लो तुम तो पूरे मेरे। हाँ बोलो। प्रमोटर शेयर बाय करेगा तो फेस वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? मैंने बोल दिया ऑलरेडी, चलो बताओ क्या बोला था।
फेयर वैल्यू पे, जो भी उचित मूल्य होगा उस पे करेगा। हाँ पूछो फटाफट। सॉरी, एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट एज इन की ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए 75% नहीं 95% कंसेंट चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर ये एंट्रेंचमेंट आर्टिकल का होता है, ये तो मेमोरेंडम है ना। अच्छा आप, नहीं बेटा, मेमोरेंडम का एंट्रेंचमेंट होता ही नहीं है, मेमोरेंडम जैसा है वैसा ही रहेगा। एंट्रेंचमेंट सिर्फ आर्टिकल का हो सकता है। और बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर, गुड टू गो, ओके ग्रेट। चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम कैसे चेंज करें वो हमने पढ़ा। आर्टिकल को चेंज करना तो बहुत ही इजी है बेटा। अगर आपको आर्टिकल चेंज करना है तो बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, किस्सा खत्म। प्रियंक मित्तल ने एक बहुत ही फनी बात लिखी है, यहाँ पढ़ के सुनाऊं? वो क्या कह रहा है, सर सेक्शन 13 वापस बताओ। थैंक गॉड ये नहीं बोल रहा सर कंपनीज एड फिर से पढ़ाओ। अनुराग पूछ रहा है सर कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ? अनुराग बेटा, आपने लिखा था ना उसके सेक्शन नंबर 18 और 61 है, जब हम वहां पहुंचेंगे तब उसको भी पढ़ेंगे, यकीन मानो। हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अरे यार ये बात बात पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, झंझट वाला काम है ये। अब जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, ही वाज टॉकिंग टू मी कि यार अभी तक जो मेरा बिजनेस है वो एक प्राइवेट कंपनी में चल रहा है और अभी तक सारे शेयर मेरे ही पास हैं, मेरे और मेरे फैमिली के पास। लेकिन अब हमारा बिजनेस का साइज बहुत बड़ा हो गया है, हम 100 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर टच कर चुके हैं और आगे ग्रोथ ट्रिमेंडस है, क्योंकि ऑर्डर बुक जो है हमारी एकदम फुल है आगे के लिए। तो मैं चाहता हूं कि कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को लेकर के आऊं। ही वॉज टॉकिंग टू मी। तो मैंने उनको एक एडवाइस ये दी इस बात पे कि कोई भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर लाइए, कितने भी लाइए, बार बार लाइए, बट दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि 75% शेयर अपने पास रखना, और जो नया इन्वेस्टर आप ला रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर देना, 25%। उससे क्या फ़ायदा होगा चलो बताओ, ऐसी एडवाइस मैंने उनको क्यों दी? वो अपने बलबूते पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे। उनको वो जो नया इन्वेस्टर 15 साल से 20 साल से कंपनी को उन्होंने पाल पोस के बड़ा कराया है, वो इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली प्रीमियम पे बेचेंगे शेयर। तो वो इन्वेस्टर 25% वोट के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन में भी दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से वो ये सारा काम कर पाएंगे। हाँ फिर पैसों को लेकर ज्यादा ही डेस्परेट है अगर आप, मैंने कहा तो 50% से ज्यादा से, फॉर एग्जाम्पल 52% होल्डिंग अपने पास रखना और 48% से ज्यादा इन्वेस्टर को बिल्कुल ही मत देना। अगर इसका उल्टा हो गया तो फिर वो मालिक हो जाएंगे और आप इन्वेस्टर रह जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ता है बेटा हमको। नहीं सर हम तो कंपनी बेच के बाहर ही हो जाना चाहते हैं, फैंटास्टिक, ये सारे शेयर बेच, क्या दिक्कत है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। सर समझ गया मैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लूंगा। सर एक बार मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूं तो अपने मनमाफिक बदलाव कर पाऊंगा ना आर्टिकल में? नहीं, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। सर मैं मास्क लगा के बैठूंगा क्लास में, सैनिटाइजर यूज करूंगा, अब तो मैं क्लास में मनमाफिक ढंग से बिहेव कर सकता हूं? नहीं।
आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, झुंड बना करके खाना खाना, घूमना, आपस में बातें करना, ये सब अलाउड फिर भी नहीं होगा। ऐसा ही यहां भी बोला है। अच्छा ये बताओ, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया क्या? अपने फेवर में वोट डाल दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेजोल्यूशन तो ठीक है, बट रेस्ट्रिक्शंस फिर भी हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो, क्योंकि सेक्शन 6 में भी हमने कुछ पढ़ा था इस बारे में। ऑनलाइन ऑफलाइन सेक्शन 6 में क्या पढ़ा था? एक्ट एज सुपीरियर। यहां भी हम उसी बात को दोहराते हैं कि आर्टिकल में आप ऐसा कोई चेंज नहीं करेंगे विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। ऐसा कोई चेंज नहीं करेंगे जो कंपनीज एक्ट के भी खिलाफ हो। और सर कर दिया तो मान लो आप आर्टिकल में लिखो कंपनी अपने 100% शेयर बायबैक करेगी, अब जो कि अलाउड ही नहीं है। सर कर दिया तो क्या कर लोगे? वॉइड। चेंज क्या माना जाएगा? जैसे कि वो चेंज कभी हुआ ही नहीं था। और तो और आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट भी आर्टिकल में कुछ नहीं लिख सकते। माना आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा और आर्टिकल में आपने एक ऐसा चेंज करा जो मेमोरेंडम के खिलाफ है। मेमोरेंडम में लिखा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, और आर्टिकल में आप लिख रहे हो बट if company needs more money it can ask for a loan from members and they will have to compulsorily give it to company for infinity years without any interest। हाँ ठीक है, तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, बट जब जब चाहिएगा तुम जितना मांगेंगे उतने रुपए का लोन दोगे, वो भी बिना ब्याज के। ये भी लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड ही हो गई। तो आपने आर्टिकल में ऐसा कुछ लिख दिया जो मेमोरेंडम के खिलाफ हो गया, वॉइड है। सर ये बेचारा गरीब दोनों से इंफीरियर है। हाँ, जो एक्ट है वो दादाजी हैं, जो मेमोरेंडम है वो पापा जी हैं, आर्टिकल है ओ बेटा जी। सबसे छोटे हैं, इनको पापा जी की भी सुननी पड़ेगी और इनको दादाजी की भी सुननी पड़ेगी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कभी कभी आर्टिकल चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तक लेनी पड़ जाती है। बेटा वैसे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप आर्टिकल में कोई ऐसा चेंज कर रहे हो जिसकी वजह से एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पापा ने 2 प्लॉट खरीदे एक कॉलोनी में, 2 प्लॉट। एक प्लॉट पे मकान बना दिया, दूसरे प्लॉट 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 थोड़ी होता है अपने यहाँ मालवा में, तो क्या होता है? प्लॉट। एक प्लॉट पे तो मकान बना दिया भैया, और दूसरे प्लॉट पे गार्डन बना लिया। क्या बना दिया? गार्डन। अब वो बढ़िया, अच्छा बढ़िया गार्डन बन गया, बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, बढ़िया सा गार्डन डेवलप कर लिया। एक दिन आपको पता नहीं क्या दिमाग में आया, आपने उस गार्डन के बाहर बोर्ड लगा दिया सार्वजनिक उद्यान। मतलब प्राइवेट कंपनी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? पब्लिक कंपनी। कोई भी आओ बैठो घूमो फिरो खेलो मजे करो। क्या इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, पापा की परमिशन से हुआ ये सब? क्या आपको इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, दे विल बी मोर देन हैप्पी। बोले तो घर भी तोड़वा दे, उसको भी उद्यान बना दे, या घर पे बोर्ड लगा दे फ्री धर्मशाला। नोबडी विल बॉदर अबाउट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाओ ना।
उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, घर के गार्डन को पब्लिक गार्डन बोल दो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक दिन आपकी कॉलोनी का बड़ा सारा गार्डन जिसके चारों तरफ 50 घर हैं, वो गार्डन पे जा करके और आप गन लेके खड़े हो गए और बोर्ड लगा दिया प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर्स विल बी शूटेड, विल बी शॉट डेड। हिंदी अनुवाद कर देता हूं, घुसपैठियों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। और एक बच्चे ने घुसने की भी कोशिश करी, आपने बोला बेटा आज से मेरा हो गया, वो नहीं माना, साउंड इफेक्ट भी दे रहा है सामने। क्या आप ऐसा कब्जा कर सकते हो? नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं बना सकते। इंडिया में बना लेते हैं खैर लोग। और यूपी का एक बार फोटो आया था, हाईवे पे टेंट लगा के खाना खिलाना चालू कर दिया लोगों को, हाईवे पर। अपने होता ना घर में शादी होती है, टेंट लगा के अपन कॉलोनी की सड़क को क्या कर देते हैं, बंद। कोई कार वाला स्कूटर वाला है, बोले उस साइड से आ जा, अपने चलता है ऐसा, क्या इंडिया है, यहाँ पे हो जाता है ऐसा। आपका बस चले तो आप बाईपास पे टेंट लगा के बैठ जाओ। बोले क्या, बोले ये, बोले तो भंडारा चल रहा है, विशाल भंडारा। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हो यार, सोचो ना, अगर ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड हुई तो हजारों लाखों लोग होंगे इसके अंदर, ऐसे कैसे आप प्राइवेट बना सकते हो? ये तो बड़ी घटना है। इस बड़ी घटना के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप में से किसी के दिमाग की बत्ती जलेगी और वो ऐसे, आप पूछोगे सर लेकिन सेक्शन 13 में तो हमने पढ़ा था कि नाम में प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो, उसके लिए तो जरूरत पड़ती नहीं, आपने बोला था। बेटा दो चीजें हैं, एक तो आप कंपनी चेंज कर रहे हैं और दूसरा कंपनी चेंज होने की वजह से नाम भी चेंज हो रहा है। नहीं समझे आप मेरी बात? प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाओ या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाओ, तो एक तो आप कंपनी का टाइप चेंज कर दे रहे हैं, और टाइप चेंज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइप चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है। दो चीजें हो रही है, एक तो कंपनी चेंज हो रही है और दूसरा उस वजह से नाम चेंज हो रहा है। तो सेक्शन 13 में हमने कंपनी चेंज हो रही के बारे में कोई बात नहीं की थी। सेक्शन 13 में हमने उसके वजह से होने वाले नाम में चेंज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसी बात की। आज हम कंपनी का टाइप चेंज होने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट टाइप को पब्लिक टाइप में कन्वर्ट करोगे, नो नीड ऑफ एनी परमिशन। पब्लिक टाइप को प्राइवेट टाइप में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। समझे? छापो, पहले ही छाप दिया। गजब छपड़े हो यार। तो 2 पॉइंट और छाप लो, उसको समझेंगे बाद में। ध्रुव को समझ में नहीं आया सर, एक बार और बता दो। अरे बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा था मैं आपको। और एक बार क्या हुआ कि वाइफ घर पे आई और हस्बैंड को बोलती है कि जो अपनी कार है, कि कार्बोरेटर में पानी चला गया है। हस्बैंड को काफी आश्चर्य हुआ कि मेरी वाइफ को कार की इतनी टेक्निकल डिटेल्स कहाँ से पता चली, कि कोई साइलेंसर है, कोई कार्बोरेटर है, क्या है।
बोले हाउ डू यू नो कि कॉर्पोरेटर है कहाँ और उसमें पानी कैसे चला गया? बोले एक्चुअली वो पूरी कार ही तालाब में डूब गई है। तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट ये है कि कार्बोरेटर तो पानी में डूब ही गया होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझा रहा हूं बेटा मैं आपको। ये कंपनी का टाइप चेंज कर दोगे, उसको प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट बनाओगे, पब्लिक से प्राइवेट बनाओगे तो नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस होके 200 के अंदर लाने पड़ेंगे। डायरेक्टर 3 रिक्वायर्ड नहीं होंगे, 2 ही होंगे। फिर ये पब्लिक इशू नहीं ला पाएगी, ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले पाएगी, इसके शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। ये सारे बड़े सारे बदलाव होंगे, उसकी वजह से इसका नाम भी बदलेगा। अब जैसे इंडिया में, हमारे देश में क्या चलन है कि आफ्टर मैरिज जो फीमेल हैं उनका सरनेम चेंज हो जाता है। अब आजकल वो पुराना सरनेम भी रिटेन करती हैं लेकिन साथ में नया भी लगा लेती हैं। अब कुछ कम्युनिटीज में तो ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज फीमेल्स अपना नाम भी चेंज करती हैं, नाम और सरनेम दोनों चेंज हो जाता है। तो एक बच्ची पापा के पास गई, पापा मैं अपना नाम बदल लूं? पापा बोले हाँ ठीक है, नाम में क्या है। और उसने ये नहीं बताया कि वो नाम क्यों कारण से बदल रही। बिकॉज आई एम गेटिंग मैरिड विदाउट योर विशेस। तो बेटा ये नाम चेंज नहीं है, एक नाम चेंज होता है सिर्फ नाम चेंज होने से, और एक नाम चेंज होता है कंपनी का टाइप चेंज हो जाने की वजह से। तो कंपनी का टाइप ध्रुव बदल रहा है तो दो चीजें एक साथ बदल रही है, एक कंपनी का टाइप बदल रहा है, दूसरा कंपनी का नाम बदल रहा है। जहां तक नाम बदलने का सवाल है उसके लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक टाइप बदलने का सवाल है तो प्राइवेट को पब्लिक में बदलने के लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन पब्लिक को प्राइवेट में बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। कहो तो लिखवा दूं, क्योंकि मुझे पूरा डाउट है कि एक बार और समझाने के लिए इसको बोला जाएगा। लिखवा दूं? लिख लो आप। लिखो, अगर किसी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक या है, हिंदी में लिखेंगे नोट अपन, क्योंकि इसमें कोई लीगल तो कुछ है नहीं ना, समझा तो सब दिया है। जो लॉ में लिखना था वो तो लिख चुके हैं, अब तो ये एक्स्ट्रा है, ये खत्म हो गया। एक नोट लिख लो कहीं जगह बचा करके। अगर प्राइवेट को पब्लिक या पब्लिक को प्राइवेट बनाए, अगर किसी कंपनी को, सर वो मात्रा ही नहीं लगाते आ रही, का में छोटी ई की, सा में बड़ी ई की। नहीं सर, वो तो हम इससे अच्छा के आई से ऐसा ही लिख लेते हैं। जब सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में आई थी तो उनके भाषण ऐसे ही लिखे जाते थे शुरू में, रोमन लिपि में लिखे जाते थे। जो अपनी हिंदी है वो तो देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट है। उनके भाषण रोमन स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे और उसका जम करके मजाक उड़ाया जाता था कि इनकी हिंदी भी इंग्लिश में लिखी जाती। बड़ा चर्चा का विषय होता था ये, मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अभी देखो, अभी तो सारी यंग जनरेशन की पोजीशन यही हो गई कि हिंदी मतलब नहीं हो पाए, मतलब वो खास तौर से छोटी बड़ी और छोटा हो बड़ा हो, हे भगवान। कई बच्चों की तो क्या हालत है कि सर ये ना इधर से अच्छी नहीं दिखती है, इधर से अच्छी मतलब बच्चों की, मेरी भी ऐसी हालत थी पहले। यार ये ऐसा मेरे, ये नहीं अच्छा नहीं ऐसे ये इंटरनेट हिंदुस्तानी है हम, हमारी हिंदी इतनी कमजोर है पूछो मत। अब अच्छी है आपकी, जरा ग ख ग घ बोल के बताओगे पूरा? ऑलमोस्ट। हाँ नंबर 79। अरे बाप रे, और दिक्कत हो जाती है क्या? चलो, तो बेटा मुद्दा यहाँ पर ये है कि लिखो आप तो यार, अगर किसी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करें, तो दो तरह के चेंज होते हैं।
नंबर 1, टाइप चेंज। नंबर 2, नेम चेंज। टाइप चेंज करोगे तो नेम चेंज जरूर होगा, पर नेम चेंज करोगे तो टाइप चेंज नहीं भी हो सकता है। केवल नाम बदल रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी का। आदर्श राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड था, अब उसको आप रौनक राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो, तो सिर्फ नाम बदला है ना। पर फिलहाल हम टाइप चेंज की बात करें, टाइप चेंज होगा तो साथ में नाम चेंज तो होगा ही। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, यहां नेम चेंज के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। यहां नेम चेंज के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक टाइप को प्राइवेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। इसके बाद भी नहीं समझ में आया ना ये बात आपको, तो रट लेना। इससे ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपन, साधारण सी बात है ये। अगर पब्लिक कंपनी के मेजॉरिटी शेयर आपके पास हैं, अगर 2 बार अगर हो तो कंट्रोल होता है ना? नहीं, नहीं। हाँ बेटा, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसका कंट्रोल तो होता ही है ना। हाँ, लेकिन अभी ये जो आपने लास्ट के 2 पॉइंट लिखे ना बेटा, ये तो बताया ही नहीं मैंने, सिर्फ छापे हैं आपने। क्या लिखा है? इट शुड नॉट बी अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी एंड इट इज एक्सेप्टेबल इफ इट इज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। चलो मैं एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करवाता हूँ। आप में से कितने बच्चों के फाउंडेशन में 300 या उससे ज्यादा मार्क्स आए? हाथ उठाओ। 1 2 3, वाओ, ग्रेट। हम्म। और इधर चैट बॉक्स में लिखो किसी के आए हैं 300 से ज्यादा, कितने मार्क्स आए लिखो। नहीं, इधर इस मार्क्स लिखो। महक गॉट 324, आर्यन गॉट 312, अमन 314, इधर इज 302। 4 इधर हैं, 3 इधर हैं। 7 बच्चे हैं जिनके 300 और मोर वाली कैटेगरी में है। तालियां इनके लिए जोरदार एक बार। इतने अच्छे नंबर लाए ये बच्चे। ये तो आ जाएगा तो कौन सा तीर मार लेगा तू? बड़ा है यार, रिजल्ट ही नहीं आया। तो अब मैं एक प्रस्ताव यहां रखता हूं कि जिन बच्चों के 300 या ज्यादा नंबर आए हैं, इन सब से 20-20 हजार रुपए लिए जाएं, और वो पैसे आप सबके बीच, इनको हटा के आप सबके बीच बराबर बांट दिए जाएं। Those who are in favor, raise your hand. अच्छा, 1 मिनट, हाँ, इधर यस टाइप कर दो, दोज हु आर इन फेवर। ऑनलाइन वालों यस टाइप कर दो। हाँ, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड। इसको कहते हैं बेटा फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। तुमने भले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, लेकिन ये जानबूझ के किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह का कोई भी चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह का कोई भी चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके? बेटा तो
आप हर बार उनके लिए थोड़ी रेजोल्यूशन पास करते हो कि 80% लोग बोले इन 20% को मारो, इन 20% से पैसे ले लो, इनके राइट छीन लो, इनके वोटिंग राइट कम कर दो, इनके डिविडेंड राइट कम कर दो। ऐसा मत करो ना आप कुछ भी। कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट में आप कुछ भी बात करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मेजोरिटी माइनॉरिटी कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं, फिर ऐसे कैसे। हाँ, फिर आखिरी पॉइंट ये भी, एक्सेप्टेबल इफ इट इज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मान लो कोई चेंज आपने ऐसा करा जो पूरी कंपनी के लिए फायदेमंद है, लेकिन उससे किसी का नुकसान होता है। अरे एक बच्चा ना क्लास में बार बार सबको डिस्टर्ब कर रहा था, बच्चे आके मेरे पास कंप्लेंट करके, सर ये हर क्लास में उछलता है, बीच बीच में कमेंट करता है, परेशान करता है, सर ये इसने ना सबको डिस्टर्ब करके रखा। तो मैंने एक रेजोल्यूशन रख दिया है कि ये जो बार बार क्लास में सबको डिस्टर्ब करता है, इस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड। सबने हाथ उठा दिया, इसने और इसके ग्रुप के 4-6 लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाला, तो हमने इन 6 के 6 को बाहर कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा करा मतलब ऐसा थोड़ी, इनको थोड़ी बोला मैंने कोई, मतलब ऐसे ही तो इन 6 के 6 को बाहर कर। ठीक है, तो अब ये अपील कर रहे हैं मेरे पास कि सर दिस इज अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, हमको टारगेट किया गया है। टारगेट क्या किया गया? ये ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में, अगर आप बाहर चले गए तो डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्मूथली पढ़ाई हो पाएगी। अगर किसी की बलि चढ़ रही है, बलि भी क्यों चढ़ रही है, क्योंकि गलती उसी की है और उससे बाकी सबका फायदा है, तो लेट इट बी, वो चेंज एक्सेप्टेबल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं इस एक को से पैसे लेके सब में बांट दो तो भी सब सबका फायदा है, वैसा नहीं। किसी एक का नुकसान नहीं कर रहे हैं हम, सबके फायदे की बात कर रहे हैं, उससे अपने आप ही किसी का नुकसान हो रहा है। हम उसके साथ धोखा नहीं कर रहे, वही गलत था, तो फिर ऐसा चेंज हो सकता है। लिख लिया बेटा इसको आपने? ठीक है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।